सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। मौत का सौदागर, नीच औकात बता देंगे, मां का अपमान, पिता का अपमान, रावण, भस्मासुर, ये सभी जो नाम दिए गए हैं, उपमाएं दी गई हैं, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए हैं। और ये सब जो दिए हैं उपमाएं, ये कांग्रेस के नेताओं ने दिए। और इस बार जब नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, और इस वक्त जो मीडिया के भी तमाम जो उनके पैनलिस्ट हैं, किसकी कहां पर ड्यूटी लगेगी, किसको क्या लाइन लेनी है, कांग्रेस की लाइन क्या है, वो सब तय करने वाले पवन खेड़ा की तरफ से ये बयान सामने आया। जाहिर है आक्रोश दिखाई दिया अलग अलग जगहों पर, उनके खिलाफ में एफआईआर हुई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में, असम, वहां पर इस मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ कि किस तरह से उन प्रधानमंत्री के लिए, उन नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की उपमाएं दी जा रही हैं जिनके बारे में सभी को पता है कि वो देश में इस वक्त जो परिवारवादी राजनीति चल रही है, नेता चल रहे हैं, उनके खिलाफ वो एक आवाज बुलंद किए हुए हैं, क्योंकि वो सीधे जनता से जुड़ते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं और लगातार खुद को उन्होंने प्रधान सेवक की भूमिका में ही उतारते हुए देखा भी है। नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरह से उनकी मां, जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री कई बार बता चुके हैं कि किस तरह से उनका जो चुनौतीपूर्ण जीवन रहा, उन्होंने प्रधानमंत्री को किस तरह नरेंद्र मोदी बनाया और यहां तक पहुंचाया। उनके पिता जो कि एक चाय की दुकान चलाते थे, उसके बारे में भी लगातार प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र किया है। लेकिन जिस तरह से सुगबुगाहट और आक्रोश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के इसी रूप को लेकर दिखाई देती है, वो बौखलाहट बार बार देखने को मिलती है और तभी गुस्से में आकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। जाहिर तौर पर पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज हुआ और आज जब रायपुर के लिए, जो कि एक कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, वहां पर वो जा रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल गई है। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन से बीजेपी डर गई थी, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता जो संविधान के तहत दी जाती है, उस पर हमला किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बार बार किया जाता है, उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। तो इन दो मुद्दों पर आज जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डर किसके मन में है, बीजेपी के मन में है या फिर कि कांग्रेस के मन में है 2024 के लिए। क्योंकि बार बार जब भी प्रधानमंत्री पर इस तरह के जबानी हमले किए गए हैं तो कांग्रेस को एक तरीके से सेल्फ गोल ही वो साबित हुए हैं कांग्रेस के लिए। तो जरा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो अपडेट ले लेते हैं जो इस खबर पर अब तक जारी रहा। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर दास। कांग्रेस के एक नेता ने नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। नियम का उल्लंघन वहां पे प्रदर्शन करने में भी दिखाई दे रहा है। हवाई पट्टी पर, टारमाक पर जो कानून है वो इजाजत नहीं देता है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन हो।
और कांग्रेस पार्टी वहां पे फिर से अमर्यादित भाषा बोल के नारे लगाती है और जो सहयात्री हैं उनकी जान को खतरे में डालती है। हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से कोई प्लेस उतारा जाए जो देश से भाग रहे। 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। तो पूरा सिलसिला रहा है 2007 से लेकर अभी तक का, जब जब इस तरह से हमला बोला है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, तो कांग्रेस कहां तक पहुंची है। जरा एक बार हम उस कानून पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो शब्दावली है ये देश के किसी आम नागरिक के लिए भी अगर बोली जाती है तो भी उसके लिए कानून है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अगर आप इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या कानून है। तो प्रधानमंत्री के अपमान पर क्या कहता है कानून। प्रधानमंत्री का जो पद है वो राष्ट्र सेवक का पद होता है और इसीलिए अगर लोगों की भावनाएं या किसी की भी भावना उनको लेकर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर आहत होती है तो जिले की न्याय प्रणाली से कोई भी शख्स इसकी शिकायत कर सकता है, यानी खुद जाकर शिकायत की जा सकती है। और ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है पवन खेड़ा के मामले पर। पुलिस को भी अगर ऐसा लगता है कि इस तरह के बयानों से हिंसा की देश में आशंका है या फिर खासकर सोशल मीडिया पर जो वायरल किए जाते हैं वीडियोस उनको लेकर, तो पुलिस भी खुद संज्ञान लेते हुए मामले में शिकायत दर्ज कर सकती है। यह देश के प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर कानून है। सोशल मीडिया पोस्ट या किसी और गतिविधि के कारण भी अगर हिंसा भड़कने की आशंका है, ऐसा माना जाता है, प्रशासन में ऐसी आशंका जताई जाती है, तो भी संबंधित इंसान को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये 4 बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री को लेकर कानून जो है देश का उसमें कही गई है। अब कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं जो कि पवन खेड़ा पर भी आज लगी हैं। सेक्शन 499 में मानहानि के लिए, यानी आपने मानहानि की देश के प्रधानमंत्री की, ये किसी अगर आम नागरिक की भी मानहानि होती है उस पर भी लागू होता है। सेक्शन 505 जिसमें कि अफवाहें फैलाने के लिए ये धारा लगाई जाती है, ये धारा भी पवन खेड़ा पर लगाई गई है। सेक्शन 294 अभद्रता के लिए, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, प्रधानमंत्री के पिता का अपमान, अभद्र भाषा है, उसको लेकर के भी मामला है। तो ये 3 धाराएं जो अहम। इसके अलावा सेक्शन 66A जो कि IT एक्ट 2008 में जो बदलाव किए गए थे सोशल मीडिया नॉर्म्स को लेकर कि सोशल मीडिया पर आप क्या डाल सकते हैं, किस तरह के वीडियोस या फिर की वक्तव्य डाले जा सकते हैं, उसको लेकर है। और इसीलिए जब जब अपमान किया गया तब तब कांग्रेस के लिए क्या हुआ है वो भी जरा बता दें। 2007 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था तो कांग्रेस की गुजरात में जो स्थिति हुई, जो हार हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके बाद 2014 में मणिशंकर अय्यर ने जब चाय वाला कहा और कहा कि ऐसा कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तब भी प्रधानमंत्री बनकर आए नरेंद्र मोदी।
और ये 2019 की हम बात करें, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई थी और कांग्रेस की स्थिति कहां पर पहुंच गई थी वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। 2022 में, ये तो अभी की बात है, जबकि गुजरात के चुनाव में मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री को कहा था कि हम आपकी औकात दिखा देंगे, भाजपा की वापसी भी हुई और औकात किसको दिखाई गई ये बात भी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और इस वक्त भी जब बार बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाती है तो ये तमाम वो बयान हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा सिर्फ हमलावर ही दिखाई देती है। लेकिन इस सब मुद्दे को लेकर सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक आखिर इस तरह की बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जाती रहेगी और कब तक आखिर बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आखिर क्या पार्टी में एक अपनी जो पोस्ट है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था वो ट्वीट भी पवन खेड़ा का, जब उनको राज्यसभा में सीट नहीं मिली थी पार्टी की तरफ से, तब उन्होंने कहा था कि लगता है कि मेरी तपस्या में कुछ चूक रह गई है। तो वो जो तपस्या तब पूरी नहीं हुई थी, क्या उस तपस्या को अब पूरा करने की कोशिश की जा रही है? कई सारे अहम सवाल हमारे सामने यहां पर खड़े होते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आज जरा हम कानून को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि अब यह मुद्दा ऐसा है जब बार बार अपमान किया जाने लगा है प्रधानमंत्री का, और आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बौखलाहट रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ये चीज समझ में आती है। राजनीतिक तौर पर आप उनका अपमान करते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन आप परिवार पर जब पहुंच जाते हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी पर पहुंच जाते हैं, माताजी पर पहुंच जाते हैं, तो इसके पीछे की ये कौन सी गंदी राजनीति है और इससे आपको क्या मिल रहा है, इस पर जरा बात करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ एडवोकेट सतीश लखेड़ा जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है इस मुद्दे पर, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आर राजगोपालन जी भी हमारे साथ इस वक्त आज मौजूद हैं स्टूडियो में, और हमारे साथ संजय राणा जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर नरेश कुमार जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको आज मुद्दा बनाया जा रहा है कि उस पर हमला बोला गया है, वो थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो हमला कैसे बोला गया है। डॉक्टर नरेश कुमार। पाराशर जी, ये हमला नहीं तो और क्या है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है और उसका प्रवक्ता ही नहीं, मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन जब उसमें हिस्सा लेने के लिए हवाई जहाज के अंदर बैठ गए, वहां से उतार के उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बड़े अदब से कहना चाह रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं और देश के संविधान का सम्मान करता हूं। मैं एक बड़े अदब से कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि जिसके अंदर उनको इस वक्त के ऊपर ये गिरफ्तार किया गया। अगर गिरफ्तार करना था तो पहले किया जा सकता था, बाद में भी किया जा सकता था। वो कौन सा देश छोड़ के भाग रहे थे। मैं टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, मैं कानून के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जुल्म यह है कि बेमिसाल हो तुम। ये सरकार बेमिसाल है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है, मुख्यमंत्री के घर पे छापे, कार्यालय में छापे पड़ रहे हैं। आप पहले भी कर सकते हैं, अगर वो अपराधी हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई छोड़ के तो भाग नहीं रहे हैं। ये बेमिसाल है कि देश की संसद के अंदर विपक्षी पार्टी कुछ बोल रही है तो उनके अंशों को हटाया जाता है। यह बेमिसाल है कि जेपीसी की डिमांड राहुल गांधी जी करते हैं तो उनकी जो भाषा, उनके भाषणों में से उनके अंशों को निकाला जाता है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा रीमा जी, लोग बहुत आए हैं, बहुत चले गए, पर एक बात जरूर कहूंगा, जब कभी भी जमी पर जुल्म हद से ज्यादा हो जाता है, खुदा बहुत ज्यादा तो नहीं करता पर उसकी जमी हिला देता है। ये कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, पर इतना कीचड़ भी मत फैलाइए कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा कीचड़ इस कमल को गला दे। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध होकर प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि हमारे प्रवक्ता ने माफी भी मांग ली थी, ट्वीट भी कर दिया था और उनके
मुंह से जो निकली भाषा, उनके लिए खुद से उन्होंने माफी मांगी थी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिनका काम है सियासत, वो सियासत जाने। अपना काम है पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, और अभी राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा गया कि उनको गांधी नहीं नेहरू होना चाहिए, और क्या नहीं कहा गया नेहरू जी के बारे में, पर कांग्रेस ने कभी ऐसी बात नहीं कही। यही कहना चाहता हूं। डॉक्टर नरेश, मैं उस पर भी आऊंगी, इस सब पर तो आना ही है, लेकिन ये जो अभी तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उन लोगों की क्या गलती थी जो आज प्लेन बोर्ड करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के आपके तमाम नेताओं ने जो हाईजैक कर दिया रनवे को और वहां पर बैठकर धरना दिया, उनकी क्या गलती थी उन आम लोगों की? आज वो धरना जो दिया गया रनवे पर, मैं बिल्कुल पाराशर मैडम जी, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि उन लोगों की क्या गलती थी कि जिनकी वजह से वो प्लेन रुका रहा। कुछ लोग उसमें बीमार भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को जल्दबाजी भी हो सकती है, किसी को शादी में भी जाना पड़ सकता है। क्या जल्दी आ गई थी कि हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए आदमी को उतार के आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करना चाहा? ना पुलिस के पास वारंट था, ना कोई उनके पास तरीका था कि किस तरीके के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। मैं यही बात आपको एडवोकेट कहना सतीश चाह रहा लखेड़ा हूं जी, एक सेकंड ओके, एक सेकंड आपसे मैं आ रही हूं। सर पूछ लिया आपने, सवाल पूछ लिया कि क्या गलती थी कि जिनको 2-2, 3-3 घंटे तक वहां इंतजार करना पड़ा और आपने उनको जबरदस्ती ये ड्रामा करवाया? ड्रामा आप मान रहे हैं ना? ड्रामा करवाया, ड्रामा चल रहा था वहां पर जी, रनवे के ऊपर ड्रामा ही चल रहा था। ये तालियां बज रही थी। नरेश जी अच्छा, आपने शब्द दे दिया, चलिए खुद बोल दिया, आपने शब्द दे दिया इसमें। 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लेते। चलिए आपने शब्द दे दिया। ड्रामा ओके नरेश जी, इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। नहीं, आपने ड्रामा कहा ना अभी, संविधान के अनुसार कानून बने हैं। उस नरेश डॉक्टर नरेश एक मिनट। सतीश जी, क्या बिना किसी वारंट के, बिना किसी कानूनी पड़ताल के, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं भाजपा के प्रवक्ता होने के साथ साथ, तो मैं जरा जानना चाहती हूँ, क्या बिना वारंट के, बिना किसी अल्टीमेटम के सीधे जाकर प्लेन से उतारा गया और गिरफ्तारी हुई है, या ये जो कानून की इतनी सारी धाराएं जिसकी हम बात कर रहे थे, वो धाराएं लगने के बाद ये प्रोसीजर के तहत हुआ है? देश के प्रधानमंत्री पर आप पत्रकार वार्ता आमंत्रित करके टिप्पणी करेंगे, उसके बाद आपकी जबान फिसलती, इसे हम मान सकते थे। आप दोबारा हंस के आपने अपनी बात की पुष्टि की। ये मर्यादा आपने तोड़ी, कानून तोड़ा और आप पे एफआईआर हुई, और देश में कई जगह आप पे एफआईआर हुई है। आसाम पुलिस ने दिल्ली में आपको पकड़ा है, सीआईएसएफ की मदद ली गई जब आप बस में चढ़ रहे थे प्लेन में चढ़ने के लिए, आपको गिरफ्तार किया गया, और ये सब कानून सम्मत है। आज आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आपको अंतरिम जमानत मिली है, देश की कोर्ट ने आपको जमानत दी है, मगर आपने मर्यादा तोड़ी, देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला। और रीमा जी मैं बताना चाहूंगा, सितंबर 2013 की बात है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों को बुला के नाश्ता कराया और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा, तो जापानी पार्क की रैली में मोदी जी ने कहा था कि ये 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, हम अंदर लड़ रहेंगे राजनीतिक दल होने के नाते, मगर आप मेरे प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र सेवक है, अभी आपने पूरी स्टोरी में बताया, आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, और तब कांग्रेस पार्टी के ना अध्यक्ष ना मीडिया विभाग सामने आया, आपने एक बार भी माफी नहीं मांगी। जयराम रमेश जी दिन रात ट्विटर पे बैठे रहते हैं, उन्होंने नहीं कहा, और आज आपके लिए लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए आपने जो किया है वो देश के सामने है, और आप तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे नफरत के बाजार में, वो ये दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, मैं जरा एक एक बयान सबसे ले लेती हूं, उसके बाद मैं आती हूं डॉक्टर नरेश आपके पास, क्योंकि ये मोहब्बत की जो दुकान है ये नफरत की दुकान में कब तब्दील हो गई, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि पहली बार नहीं है ना पवन खेड़ा ने इस तरह के बयान दिया। इससे पहले स्मृति ईरानी की बेटी के बारे में उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें कोर्ट ने खुद वारंट जारी करके उसके बाद उसको हटवाने के लिए बोला, तब वो ट्वीट डिलीट किया गया। प्रधानमंत्री को इससे पहले वो दाऊद इब्राहिम से तुलना कर चुके हैं, ओसामा बिन लादेन से तुलना कर चुके हैं। तो ये किस तरीके की भाषा है जो बार बार अपमानित ही कर रही है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? इसको अलाउ करते हैं आप लोग?
डॉक्टर नरेश। पाराशर जी मेरे से बात कर रही हैं? जी जी, आप ही से सवाल है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री, वो भाजपा के ही नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। और लेकिन जिस तरीके से आज ये रवैया अपनाया गया, निश्चित तौर पर ये सवालिया निशान लगाता है कि क्या पवन खेड़ा जी देश छोड़ के भाग रहे थे? क्या पवन खेड़ा जी बाद में कहीं गायब हो जाते? क्या वो राय पर उतरने के बाद पुलिस वहां भी तो पहुंच सकती थी? क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि आज ये इतना हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया? और जब वो फ्लाइट में डॉक्टर नरेश, आप समझ नहीं पा रहे मुद्दे को। डॉक्टर नरेश, एक सेकेंड। आप अपना बैग डॉक्टर नरेश, ये ड्रामा करने की। डॉक्टर नरेश, आपके इस ड्रामा, जिसको आप ड्रामा कह रहे हैं, इस ड्रामे के लिए पुलिस और कानून उसके हिसाब से नहीं चलेगा ना। अगर कांग्रेस का अधिवेशन है, पुलिस अपना काम उसके अधिवेशन के अकॉर्डिंगली नहीं करेगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटाफट जजमेंट दे ही दिया है, राहत मिल गई है पवन खेड़ा जी को। मैं पुलिस आप पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन आपकी पार्टी का अधिवेशन है, उससे पुलिस को क्या लेना देना? मैं ये भी नहीं कहता कि जब कुछ लोग विदेश भाग के गए थे लोगों का पैसा मार के, तब पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? मैं ये भी नहीं कहता, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इसकी टाइमिंग गलत थी, टाइमिंग इसकी ठीक होनी चाहिए थी। कानून को अपना काम करना चाहिए, पर कानून का काम करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि प्लेन में बैठे हुए लोग परेशान हो रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे तक, उनको अपने जगह पे जाना है, उन्होंने किसी वजह से अपना प्लान बनाया है दूसरी जगह जाने का। डॉक्टर नरेश, बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर नरेश, मैं राजगोपालन जी से इस पर जवाब लेती हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कानून इस हिसाब से काम करे, कानून उस हिसाब से काम नहीं करता ना सर। कानून तो अपने हिसाब से ही काम करेगा और पुलिस भी अपने हिसाब से ही काम करेगी। तो इसलिए राजगोपालन जी, ये जो सवाल खड़ा किया गया है यहाँ पर कांग्रेस के, मैं आ रही हूँ डॉक्टर नरेश, प्लीज। आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे मत बात करिए, आप एक एंकर के तौर पे बात कीजिए। मैं यूज्ड टू हूँ आपकी इस जबान के, मैं यूज्ड टू हूँ, रोज ये सुनना पड़ता है। कोई बात नहीं, छोड़ देना। ओके राजगोपालन जी, ये जो सवाल, ओके राजगोपालन जी, ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, मैं बोल दूंगा, डोंट वरी। राजगोपालन जी, ये जो सवाल खड़ा हो रहा है बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक तो मीडिया पर हमला 1 सेकंड में शुरू हो जाता है। सवाल का जवाब अगर डाइवर्ट कर रहे हैं और उस पर सीधा सवाल का जवाब लेने की कोशिश करें तो वो मीडिया पर हमला। लेकिन खैर ठीक है, मीडिया को अब उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि बार बार कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो हमले कर रही है, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी चाय वाला, मौत का सौदागर, ये जो तमाम शब्दावली आई है, क्या कांग्रेस को अपना हश्र नहीं दिख रहा है कि जब जब ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है तब बैकफायर किए गए हैं बयान? रीमा जी, बैकफायर नहीं है, गरिमा गिर गई है, हट गया। कांग्रेस को जो सत्ता में थे, जो इस पैनल में जितना 5 लोगों को है, लेकिन कांग्रेस को मैंने कम से कम 40 साल रिपोर्टिंग किया है 40 इयर्स। पीवी नरसिम्हा राव साहब तब प्रवक्ता थे। कांग्रेस क्या पीवी नरसिम्हा राव किधर प्रवक्ता है? आज लखेड़ा के प्रवक्ता है, पवन खेड़ा प्रवक्ता है। जो मुझे लगता है कांग्रेस कम से कम 26 देश राज्य में उनकी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, इसमें घबराहट है। अभी पद यात्रा किया है, जम्मू कश्मीर में जाकर के स्नो को ऊपर स्कूटर चलाया, उसमें जितना भी मेहनत किया 5000 किलोमीटर वो पानी में गया, फिर पुस हो गया। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का जितना भी है, प्रवक्ता ने अभी बोला ना ड्रामा, वो असली चीज आपने मुंह से आ गया है। ये बिल्कुल कांग्रेस का ड्रामा है। मुझे लगता है जो जमीन पर बैठ करके, टारमक में बैठ करके, रनवे में बैठ करके किया, लेकिन पिछले महीने सब पेपर में सुर्खी में था, किसी ने दूसरा औरत को ऊपर बदनाम किया है, पैसेंजर को 3 महीने पैसेंजर लिस्ट से हटाया है। मुझे ये चीज है, जितना भी कांग्रेस प्रवक्ता ने आज हवाई जहाज को सामने दर्शन दिया है, उसको 3 महीने से नो फ्लाई करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाकी पैसेंजर को जीवन का खतरा में डाल दिया है। एक पायलट, कांग्रेस का जो सचिन पायलट है, लेकिन ये सच पायलट है, इंडिगो का फ्लाइट का जो पायलट चलाने वाले थे, उसको खतरा में डाल दिया है ये लोग ने जाकर के। सपोज एक आदमी ने सिगरेट नहीं तो बीड़ी पी के कर दिया होते, प्लेन को क्या है? प्लेन में बैठे 200 लोगों को क्या हो सकता है? उधर रनवे में बैठ करके क्यों करना? जिधर भी बैठो धरना, जिधर भी बैठो ड्रामा। पार्लियामेंट का अंदर ड्रामा, रनवे में ड्रामा। कांग्रेस तो एकदम ड्रामा हो गया। संजय जो डॉक्टर ने ठीक बोला है,
कांग्रेस ने ड्रामा कर रहे करके। ये पाद यात्रा भी ड्रामा है जो डॉक्टर साहब, पाद यात्रा भी ड्रामा है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नरेश पहले इसका जवाब दीजिए, क्योंकि एक बेहद ही संगीन मामला है। ये संगीन मामला है। राजगोपालन जी ने जो मुद्दा उठाया है, रनवे पर कुछ भी हो सकता था प्लेन में बैठे हुए लोगों को, वहां पर धरना देने की क्या जरूरत थी? पत्थर डाल दिए होते, किसी ने कलम डाल दिए होते। कितना खतरा है प्लेन को अंदर, नो फ्लाइयर का आर्टिकल है। जवाब लेते हैं बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब सारा कांग्रेस को 3 महीने से राजगोपालन जी जवाब लेती हूँ मैं। राजगोपालन जी मैं जवाब देती हूँ। डॉक्टर नरेश मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, दीजिए। आपने ड्रामा का उसको वापस ले लो। राजगोपालन जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ फिर ठीक है। राजगोपालन जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या जरूरत थी पुलिस को हवाई जहाज में बैठे हुए आदमी को उतारने की? क्या जरूरत थी उनको गौतम अदानी कहने का? अगर नरेंद्र मोदी पिताजी को क्यों गौतम अदानी कह रहे हैं? उसको नौबत क्या ऐसे आ गया है? उनको पता था पहले से हवाई जहाज में बैठूंगा, निकालेगा करके मजाक उड़ाया है। करेगा मजाक का कोई सीमित होते हैं उसको। साथ हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस ने खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। एक सेकंड राजगोपाल जी प्लीज, एक एक करके सब लोग बात करेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। कैसे छोड़ेंगे? नहीं राजगोपाल जी बीच में बीच में नहीं, आप अपने टर्न पे बोलिएगा प्लीज। डॉक्टर नरेश आप जो बात कह रहे हैं, ओके राजगोपाल जी अपने टर्न में, राजगोपालन जी प्लीज ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, अपने अपने टर्न में बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर नरेश मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके पास मैं आऊं, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं संजय राणा जी से जरा लूंगी कि कांग्रेस पार्टी इतिहास से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? 75 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था आजादी की लड़ाई के समय, देश को आजाद कराने को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। आज 2023 में कांग्रेस क्या कर रही है, चर्चा उसकी होनी चाहिए ना। संजय राणा। रीमा जी गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस बार बार ये बोलती है कि देश की आजादी में इनका। डॉक्टर नरेश एक मिनट, अब आपके पास आऊंगी मैं, रुकिए डॉक्टर नरेश। डॉक्टर नरेश प्लीज। के नाम पे, भाषा के नाम पे जो आज तोड़ा जा रहा है उसको जोड़ने नहीं, इनको बंद करना पड़ेगा। ये बार बार कांग्रेस ड्रामा कर रही है। ये बताइए, अगर आप देश को तोड़ने की बात करते हैं तो बताइए आपके शासनकाल में कितने दंगे हुए? ये बताइए आप कराया? ये बताइए आप ये कैसे बोल सकते हो कि कांग्रेसी जो आज बैठे हैं सत्ता में उन्होंने आजादी दिलाई थी? आपने आजादी नहीं दिलाई थी। कांग्रेस एक समूह था, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कांग्रेस कहा जाता है। अगर उस कांग्रेस को मानते हो तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अंग्रेज था, तो आप अंग्रेजों के गुलामी करने वाले पार्टी हो क्या? आपको अपनी बातों को सोचना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। रीवा जी 30 सेकंड में इनकी बाड़ी को क्या ध्यान देता है? आप सब लोग नहीं बोलेंगे। राजगोपाल जी म्यूट करना पड़ेगा आपको। राजगोपाल जी आपको भी म्यूट करना पड़ेगा। राणा जी एक सेकंड। डॉक्टर नरेश, इस चैनल पे डिबेट बाकी चैनलों की तरह नहीं होती है, बार बार मुझे ये बात बतानी पड़ती है। कोई एक दूसरे के बीच में कृपया करके ना बोले, अपने अपने टर्न का सभ्यता के साथ वेट करें। जब मैं आपके पास आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आप सभी के पास, आपको बुलाया ही मैंने इसलिए है कि मैं सबके पास आऊं, लेकिन एक दूसरे के बीच में बोलेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। डॉक्टर नरेश, अब मेरा सवाल संजय राणा जी से है। संजय राणा जी जब कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपके पास आऊंगी, और कपीश जी भी वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। संजय, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। देखिए ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1975 में कैसा आपातकाल लाया था, इसमें नसबंदी करा दी गई, पकड़ के नसबंदी कराई गई थी, ये इनका शासन था। और थोड़े पीछे 2 साल पीछे चले जाइए तो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, कंगना रनावत का घर गिराने पहुंच गए थे। थोड़ा और पीछे चले जाइए तो अर्नब गोस्वामी को पकड़ के अरेस्ट कर दिया था, तब इनका वो नहीं आ रहा था। और थोड़े पीछे चलाइए तो अमन चोपड़ा के घर पे रात के 4 बजे पुलिस पहुंच गई थी राजस्थान की। और पीछे चले जाइए तो बताता हूं, रोहित रंजन पत्रकार है बेचारे सीटीवी के, उनके घर में रात के 5 बजे पुलिस पहुंच जाती है। आप किस बात की बात कर रहे हो? आप अपना चरित्र चेहरा देखो। आपने ऐसा हमेशा आपने एक डेमोक्रेसी को खत्म किया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया है। आपके क्षेत्र में अगर काम हो तो सही है, और आपके क्षेत्र खिलाफ काम हो तो गलत है। यह बताइए कि प्रधानमंत्री, आप आक्षेप लगा सकते हैं, रीवा जी 30 सेकंड और लूंगा, आप आक्षेप प्रधानमंत्री पे लगा सकते हैं, बीजेपी के किसी भी नेता पे लगा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पे नहीं लगाना चाहिए सार्वजनिक जीवन में नहीं है। जैसे उनके पिताजी, जैसे उनके माताजी, चाहे वो राहुल गांधी जी के नाना जी हो, नानी हो, और कोई हो जो सार्वजनिक जीवन में
उस पर आक्षेप लगाना अशोभनीय होता है। आपको अपने संस्कार पता होना चाहिए, अपना कैरेक्टर पता होना चाहिए, लेकिन आप इससे बियॉन्ड जाकर के लोगों के पर्सनल आक्षेप लगाते हो, इसके वजह से आप किस स्तर पर पहुंच गए आप दिख रहा है। ठीक है कपीश जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आज अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर कांग्रेस के साथ वो खड़े हुए नजर आए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए किया गया है या माताजी के लिए किया गया था, पहले से प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, आप क्या उसके साथ खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दे पर? पहली चीज तो ये कि अब शब्द कहना, गाली गलौज करना, ये भारतीय संस्कार में नहीं, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये परंपरा लगभग सारी पार्टियों के अंदर घुसी है, जिसमें शुचिता की अब यज्ञ की आवश्यकता है। और मैं सिर्फ एक बात ये जरूर कहूंगा, क्योंकि बाकी चीजें आपने कह दी थी कांग्रेस के लिए कि उन्होंने कब कब क्या क्या प्रधानमंत्री जी को कहा, लेकिन कांग्रेस की विधवा किसने कहा, जर्सी गाय किसने कहा, भगवान श्री राम की माता कौशल्या के कोख को लांछन किसने लगाया, संजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री। आप मुझे एक बात बताएं, ये किसी की भी तरफ से नहीं होना, अशोभनीय काम है। अगर हम करें तो मैं भी खुद कह रहा हूं कि अशोभनीय। और मैं एक चीज रीमा जी आपको कह दूं, क्योंकि मैं कानून सम्मत ही बात करना चाहता हूं। आज कानून ने जल्दबाजी की और कोर्ट ने देखा इसकी अंतरिम जमानत भी किसी ने। आपने जिन धाराओं की बात की जिनमें आपने कहा कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट 499 मानहानिकारक कथन के लिए आईपीसी के अंदर क्लॉज है, जिसमें वो व्यक्ति स्वयं परिवार दाखिल करता है। लेकिन 500 के अंदर अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक कथन कह सकते हैं, करते हैं, तो उसके विरुद्ध वह व्यक्ति स्वयं या लोक अभियोजक, या देखिए उसमें लिखा हुआ है आचरण के बारे में लोक अभियोजक परिवाद संस्थित कर सकता है। यानी कि इसमें सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कंप्लेंट केस किया जा सकता है, ना कि कोई एफआईआर के इसके अंदर वो चीजें। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, जो आपने 298 की बात कही कि धर्म के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा करना जो समाज में तनाव का कारण बने, यह जमानती अपराध है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और असंज्ञेय संज्ञेय धारा में 504 जिसमें लोक शांति भंग होती है, यह भी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 2 वर्ष के ही कारावास। और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रसिद्ध रूल है, अगर रखेड़ा साहब वकील साहब हैं और हमारी तरह रोजाना अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो जानते होंगे, लीलावती के केस में स्पष्ट कहा गया है कि 7 साल से कम की अगर कोई सजा की चीजें हैं और कोई गरिमापूर्ण गिरफ्तारी है किसी व्यक्ति की अगर, तो आप उसको जो है वो सीआरपीसी के तहत नोटिस सबमिट करेंगे और 7 वर्ष से कम में आप बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ये एकदम ब्लीडिंग क्लॉज है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? हम कहते हैं गलत है, वो सजा पाएंगे जो धारा में लिखा हुआ है। भाई अधिकतम 3 साल की सजा है, वो 3 साल पाएंगे। आर्टिकल क्या बोलते हैं धारा इसमें 500। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये कानून का मिसयूज क्यों सरकार इस तरीके से कर रहे हैं। ओके। और ये समाजवादी पार्टी इस बात को बिल्कुल कहती है कि किसी भी पक्ष से कोई भी भाषा ऐसी इस्तेमाल ना हो जिससे किसी का मन दुखी हो। ठीक है, हम सतीश लखेड़ा जी से मैं जवाब लेती हूँ पहले। सतीश लखेड़ा जी कि कानून का क्या बेजा इस्तेमाल, ओके कानून का क्या बेजा और जल्दबाजी में, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप लोग उनके अधिवेशन से डर गए थे, इसलिए आज ऐसा जल्दबाजी में प्लेन से उतारना, जो डॉक्टर नरेश कुमार कह रहे हैं, इतनी जल्दबाजी थी क्या? पवन खेड़ा को प्लेन से उतार कर गिरफ्तारी करना और तमाम चीजें होना कुछ जल्दबाजी में हुआ है क्या ये सब? इनके अधिवेशन से तो हम नहीं डरे हैं, मगर ये अपने अधिवेशन को चर्चा में लाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पूरे देश में आप कोई नया संदेश नहीं दे पाए। आप बीच बीच में ड्रामे करते रहे। आप जानबूझ के एक ऐसे पादरी से मिले जो कहते हैं कि मैं भारत की गंदी मिट्टी, अपवित्र मिट्टी मेरे पैर पे न लगे इसलिए मैं जूते पहनता हूं। आप महाराष्ट्र आए तो आपने वीर सावरकर का अपमान किया। आप गुजरात आए तो नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेघा पाटकर आपके साथ थी।
और आपने यात्रा वहां समाप्त की जो आपकी नीतियों के कारण, अपने नाना जी की नीतियों के कारण जो कश्मीर आसान था, वहां दोनों भाई बहन बर्फ के गोले के साथ खेल रहे थे। अच्छा लगा, आज कश्मीर शांत है और आपने झंडा भी फहराया। मगर आप पूरे देश में अपनी यात्रा के बाद जब कोई संदेश नहीं दे पाए, आप गाली गलौज, पत्रकार वार्ताएं बुलाकर आप गाली गलौज कर रहे हैं और उसके बाद अपमान, कोई माफी नहीं मांग रहे हैं और अट्ठास उसी तरह कर रहे हैं जब सिखों के कत्लेआम के बाद राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपने माफी नहीं मांगी, ना उस मुद्दे पे लंबे समय तक माफी मांगी और ना आज आपने माफी मांगी। और आज आप ड्रामा कर रहे हैं कि आज आपको किस तरीके से, और यहां कानून के जानकार बन के बोल रहे हैं, जिनकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी पर और उनके गुरुजी पर टिप्पणी की और उसके बाद अभी अभी उनको जमानत मिली और अब बाहर जनता के सामने अवतरित हुए हैं। इसलिए शिष्टाचार, इसलिए कानून से श्रीवास्तव जी मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस की अरे कपिल जी, ये बताइए, बड़ी बहन को दीदी नहीं क्या बोला जाता, बताइए। दीदी तो बोला जाता है। प्रधानमंत्री ने अगर वो दीदी बोल दिया तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और रीमा जी, एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं, हमारे काबिल मित्र बोल रहे थे कि कानून ने बहुत जल्दबाजी मचा दी। ये बताइए, रामजादे और हरामजादे की तुलना की ये कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? गाली गलौज, आप क्या बोल रहे हैं कपीश जी? इसको मैं अलाउ नहीं करूंगी, कोई अलाउ नहीं करेगा इसको। ये क्या नहीं, इस तरह की भाषा आप गाली देंगे क्या चैनल पर बैठ करके? आप गाली देंगे चैनल पर बैठकर? एक सेकेंड कपीश जी, क्या बोल रहे हैं आप? कपीश जी प्लीज कपीश जी, नहीं, माफी मांगिए आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप शब्द वापस लीजिए कपीश जी, माफी मांगना चाहिए कपीश जी, आप अपने शब्द वापस लेना चाहिए कपीश जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए। अभी आपने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, आप शब्द वापस लीजिए। कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी, यहाँ पर सभ्य भाषा में सारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, सभ्य भाषा में और संस्कारी भाषा में सब लोग बात कर रहे हैं, ये शब्दावली नहीं चलेगी। रीमा पराशर सुन लीजिए परिवार, ये साध्वी निरंजना ने कहा उनसे माफी मंगाइए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मंगाइए। कपीश श्रीवास्तव जी, साध्वी निरंजन ज्योति मेरे चैनल पे नहीं बैठी हुई है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलत नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। माफी मांगिए आप, माफी मांगिए, माफी मांगिए, शब्द वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए, वॉकआउट कर लो, शब्द वापस लीजिए, आप म्यूट कीजिए कपीश जी को म्यूट कीजिए। उनको इस तरीके से कपीश जी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते जाएंगे और वो आप चैनल पर सुर्खियां बटोरते जाएंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर कपीश श्रीवास्तव को म्यूट कीजिए। डॉक्टर नरेश, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आज जो दो बातें कोर्ट में बोली गई हैं, उन दोनों ही बातों को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पहली बात तो पवन खेड़ा जी को ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, दूसरा अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन ये दोनों ही चीजें दिखाई दी नहीं है। ना तो पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि बयान नहीं देना चाहिए था, ना ही सार्वजनिक तौर पर अभी तक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी है। तो ये दोनों चीजें कोर्ट में बोलने के लिए है, लेकिन पब्लिक में बोलने के लिए नहीं है, ऐसा मानती हूं मैं। फिर अभिषेक सिंघवी जी, मैं कह रहा हूं, अभिषेक सिंघवी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, ये ठीक है, वो बड़े वकील भी हैं। उन्होंने जो बात कही है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है कि अमर्यादित भाषा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, हमारे भी वो प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक माफी की बात है, पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करके माफी मांगी थी, और अगर ये बात है तो पवन खेड़ा जी पुनः फिर माफी मांग सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अमर्यादित भाषा कोई भी व्यक्ति हो उसको नहीं देनी चाहिए। मैं आपके चैनल पे हम ये माने कि पवन खेड़ा जी माफी मांगने वाले हैं इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि वहां पर तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा से उस बात को रिपीट किया और उनके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही थी। जी ने कहा है और उन्होंने अपने ट्वीट में भी माफी मांगी थी। ओके जी, ठीक है। कपीश जी, आप शब्द वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? तभी मैं आगे बढ़ूंगी आपके पास। आप अपने शब्द वापस लेंगे कपीश जी? पूर्व मंत्री मेरे शब्द ही नहीं है, तुम्हें वापस क्यों? नहीं तो आपने क्यों रिपीट किए यहाँ पर इस तरह की बयानबाजी को? आपने क्यों रिपीट किया उन शब्दों को? बयानों को क्यों कहा?
आपने क्यों रिपीट किया? हमने तो कहीं नहीं चलाया ऐसे बयान, हमने कहीं ऐसे बयान चलाए नहीं, तो आपने रिपीट क्यों किया? कपीश जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के। कपीश जी, 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 आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता है, ये शोभा नहीं देता आपको, शोभा नहीं देता ये आपको, ये आपको शोभा नहीं देता कपीश श्रीवास्तव, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना। सतीश लखेड़ा जी, डॉक्टर नरेश का कहना है कि ट्वीट करके माफी मांग चुके हैं पवन खेड़ा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सामने आके माफी मांग लेंगे। तो क्या सेटिस्फेक्शन हो गया है? अब आप संतुष्ट हैं इस बात से? इस चैप्टर को यहीं खत्म किया जाए, फिर ये माना जाए? पवन खेड़ा जी ने अभी कोई माफी नहीं मांगी है। उन्होंने अपनी बात को गोलमोल तरीके से प्रमाणित दोबारा करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल ने अभी कुछ नहीं बोला है, जयराम रमेश जी ने नहीं कहा है, उनके अध्यक्ष खड़गे जी ने नहीं कहा है, और तो और अभद्रता के मुद्दे पर गिरफ्तारी हुई है, और आज उन्होंने एयरपोर्ट पे जहाज के सामने जमीन में बैठ के प्रधानमंत्री जी को फिर अपशब्द कहते हुए कहा तेरी कबर खुदेगी। आज फिर वो जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, आप दिखा भी सकते हैं, और वो सुनने लायक भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी गलती पे गलती इसलिए कर रही है। कौन सा वीडियो है ये? सतीश लखेड़ा जी, कबर खुदेगी, कौन सा नया बयान आया सामने? क्योंकि कोर्ट में कुछ और मामला जाता है, कोर्ट में तो माफी मांगी जाती है और कहा जाता है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे, उसके बाद अगर फिर से ऐसा बयान दिया जा रहा है तो ये एक सवाल खड़े करता है मंशा पर कि क्यों बार बार। हाँ संजय, आपको पता है कि इसी तरह की माफी राहुल गांधी 2019 में मांगे हैं। कोर्ट के अंदर जो बंद कमरे के अंदर जाके चरणों में गिर जाते हैं और बाहर आके शेर बन जाते हैं, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अभी हमारे मित्र कपीश साहब बड़ी गुस्से में बड़े चिल्ला के अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आप इस पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि शब्द भाषा का प्रयोग करेगा? आपको याद होगा सुश्री मायावती जी को ये जलाने के लिए, आपको पता है ये तो एक फेमस नेता को जला देते। इनका तो चरित्र यही है कि मार काट करके अपने सत्ता में पा जाओ, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अभी कानून की बातें सिखा रहे थे हमारे काबिल मित्र। ये बताइए, कंगना रनौत का केस जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो पुलिस को इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी कि पुलिस जाकर के उसका घर तोड़ने लगी? क्यों इतनी जल्दी पड़ गई थी ये बताइए? इंटरिम जमानत के लिए तो भाई साहब अर्नब गोस्वामी भी लगाए थे और राजीव रंजन भी लगाए थे, उसके लिए क्यों नहीं करा? अरे आप अपने आप को देख लिया करिए। आपके राज्य में तो योगी जी तक रो दिए थे, योगी आदित्यनाथ तक रो दिए थे कि आप लोग उनके पीछे एलिगेशन लगा करके उनको झूठे केस में फंसा करके जेल भेजना चाहते थे। तो आपका तो चरित्र है झूठ से भरा हुआ चरित्र, हमेशा लोगों के साथ छल करना, कपट करना। आपका नाम कपीश और आप कपट भी करने लगे। राजगोपालन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर नरेश के पास आऊंगी। राजगोपालन जी, मुझे बार हम सब्जेक्ट, एक मिनट कपीश जी, मैं तो अलाउ ही नहीं करूंगी जब तक आप अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, ये गलत बात है। नहीं रीमा जी, मुझे आप इतने वरिष्ठ नेता है कपीश जी, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह के शब्द आप बोल रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके? रिपीट भी क्यों कर रहे हैं आप? क्यों रिपीट कर रहे हैं भाई? जिस पर कोर्ट का मामला आ चुका है, जिस पर FIR हो चुकी है, वो रिपीट नहीं होगा मामला। राजगोपालन जी, नहीं, मुझे एक चीज कहना है, ये सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं हम लोग, बाकी में जैसे डाइवर्ट करते जा रहे हैं। मुझे एक ही चीज है, सरकार से निवेदन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया माननीय मंत्री जी, उनसे आवेदन है, 20 लोग रनवे को खराब किया है, अपने पैसेंजर को निकाल सकते हैं, जो किसी ने पेशाब किया उसको ऊपर 3 महीने नो फ्लायर कर सकते हैं। मुझे एक ही निवेदन है, ये 30 ये जो बैठे हैं ना, ये 30 लोगों के लिए 1 साल तक बंद करना चाहिए हवाई जहाज में, तब पता लगेगा। नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, हाय हाय कहते हैं, ये क्या पार्लियामेंट है? ये क्या है? रनवे है। बाकी का जीवन का, बाकी का लाइफ टाइम का ये लोग खतरा में डाल दिया है, इसीलिए प्लेन कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरा प्लेन में बिठाया है। मुझे निवेदन है, तब राज्यसभा का अध्यक्ष 12 MP को सस्पेंड कर सकते हैं, प्रिविलेज नोटिस दे सकते हैं, ये सारा पैसेंजर को 1 साल तक बंद करना पड़ेगा नो फ्लायर करके। ठीक है डॉक्टर नरेश, 2007 से लेकर अब तक, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, जितने भी बयान हम दिखा रहे हैं और जितने भी बयानों का आपने जिक्र भी किया और लगातार जिक्र होता रहा है, गुजरात के चुनाव में लेटेस्ट औकात दिखाने वाला बयान आता है, रावण कहा जाता है, भस्मासुर कहा जाता है, नरेंद्र मोदी कहा है लोग ने। ओके
अलग तरीके से सुबोधकांत सहाय तो पता नहीं क्या कह देते हैं कि उनकी मौत की भी एक तरीके से वो तुलना कर देते हैं कि किस तरह की मौत आएगी या नहीं आएगी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बार बार जनता ने जवाब दिया, वोटों में तब्दील हुआ वो जवाब, और वो वोट कहां पड़े? बीजेपी को पड़े, नरेंद्र मोदी को पड़े। तो क्या सीख नहीं ले पा रही है कांग्रेस पार्टी, या ये एक अलग ही स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है जो कि बैकफायर बार बार कर रहा है, सेल्फ गोल पे है कांग्रेस पार्टी? डॉक्टर नरेश। रीमा पाराशर जी, कपिश जी ने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, अमर्यादित भाषा किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं देनी चाहिए और सारी की सारी पार्टियां उन पे लगाम लगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, राहुल गांधी के लिए उन्होंने क्या नहीं कहा, नेहरू जी के लिए क्या नहीं कहा। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को अमर्यादित भाषा से बचना चाहिए और मुद्दे की बात पे बात करनी चाहिए, और जो उन्होंने विकास किया है या लोगों की सेवा की है तो वो बताना चाहिए। ये उससे डाइवर्ट करके अमर्यादित भाषा धर्म के नाम पे ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलना चाहिए। कौन बोल रहा है फिर? वही तो सवाल है मेरा। चैनल के माध्यम मेरा सवाल वही है डॉक्टर नरेश। डॉक्टर नरेश, मेरा सवाल वही था कि चाय वाला किसने बोला, रावण किसने बोला, भस्मासुर किसने बोला? प्रधानमंत्री के पिता के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो किसने बोला? शीशे के महल में रहते हो और पत्थर मारते हो। अरे डॉक्टर नरेश, आप ही की पार्टी बोल रही है ना। मैं ये कह रहा हूं, पवन खेड़ा आप ही की पार्टी के लीडर हैं, उनके ऊपर केस हो रहा है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला है वो मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता। मैं खुद शर्मसार होऊंगा और आप भी शर्मसार होंगे और बीजेपी का प्रवक्ता भी शर्मसार होगा। सरेंडर मोदी किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा था पार्लियामेंट को अंदर। ये सभी कैसे कर सकता है? एक परंपरा बना ली है कि किस तरीके से उनका बयान छपे और गलत बोला जाए। ये नहीं होना चाहिए और ये भाजपा के लोग इसकी शुरुआत करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। डॉक्टर नरेश, जो आप बात कह रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। क्या ये बात आप पार्टी के नेताओं को समझाएंगे जो बात लगातार इसी तरह की करते आए हैं? जयराम रमेश से लेकर आपकी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो फिर तो ये मर्यादा की बात आप उनसे कीजिए ना। चैनल पर तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलने में, लेकिन हकीकत कुछ और ही आ रही है ना डॉक्टर नरेश। बीजेपी भी करे और दूसरी पार्टियां भी करें। ये कांग्रेस लोग। सतीश लखेड़ा जी जवाब देंगे। ये देखिए कहीं तो फुल ओके सतीश लखेड़ा जी, वीडियो मिला हो तो दिखाइए। सतीश और ये अमर्यादित भाषा सतीश लखेड़ा जी, मैं संजय राणा पर अभी आने वाली हूँ, लेकिन कांग्रेस सतीश के लखेड़ा प्रवक्ता इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका राजनीतिक अनुभव निसंदेह बहुत लंबा होगा। और समाजवादी पार्टी के मित्र तो मोटी सी किताब दिखा के कानून के बारे में बता रहे हैं, मगर देश का कानून सबसे बड़ा है, सबके लिए है। वो लखेड़ा हो खेड़ा हो, सबको उस नियम का पालन करना होगा। उन्होंने नियम तोड़ा, उन पे एफआईआर हुई। एफआईआर करने का तरीका कांग्रेस तय नहीं करेगी कि कहां से गिरफ्तार किया जाए, किस तरह गिरफ्तार किया जाए। उनके लिए डोली पालकी नहीं लाना था, बैंड नहीं लाना था। उन पे आरोप है। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। और उसके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दी, आप रूलिंग, अरे आप मर्यादा टीवी पे तोड़ रहे हैं महाराज, आप टीवी पे तोड़ रहे हैं, किसी और की बात आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, आप वापस ले लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लेना, आप माफी मांग लेना। श्रीवास्तव जी माफी मांग लेना, नहीं तो अखिलेश यादव आपको माफी मांग दे देंगे। आपने सीआरपीसी के तहत 240 की नोटिस क्यों नहीं दी? आपने सुप्रीम भाई ये कोर्ट में डालना था, इधर आकर के क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? एक और वकील संजय राणा भी वैसे वकील है, ये तो दूसरा संजय राणा भी वैसे वकील है। आपने क्या नोटिस? नहीं सर, आप अरे सर कपिश जी, माननीय मित्र वकील साहब, सुन लीजिए, कानून हमें भी आता, कानून हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपसे। ये बताइए, आप अर्णब गोस्वामी को कौन सा नोटिस दिए थे? कंगना रनावत को कौन सा नोटिस भेजे थे? हमने इनका जवाब दे रहा हूँ सर मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए, रोहित रंजन को कौन सा नोटिस दिए थे? सुबह 4 बजे अरेस्ट करने आए थे। देखिए ऐसा है कि न्याय संगत अगर काम करने की बात होती है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप अपने तरफ से बोलो मेरे लिए तो ये न्याय, ये कानून है, तुम्हारे लिए वो कानून है। अब ये बताइए, पुलिस, जैसे रीमा जी ने बोला, पुलिस अपना काम कर रही है,
पुलिस को काम करने के लिए नहीं देखना कि अधिवेशन हो रहा है, और आपके अधिवेशन के लिए अपना पुलिस काम छोड़ नहीं देगी। और किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रधानमंत्री का अपमान है तो उसका पूरा हक है FIR लिखवाने का, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है डॉक्टर नरेश में और कपीश जी में। आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में तो कपीश जी दिखाई दे रहे हैं और एक मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए डॉक्टर नरेश दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्चुअली प्रवक्ता है कौन। मैं सीधी बात कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है रीमा जी, मुझे एक सेकंड नरेंद्र मोदी जो एक हाथी है, हाथी जब जाता है तो बहुत सारे लोग चालू हो जाते हैं। नाम नहीं लूंगा तो ये सब दोनों लोग वही है, चालू है। डॉक्टर नरेश कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर नरेश कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर नरेश, ये प्रवक्ताओं का रोल आज क्या स्विच कर लिया है क्या दोनों ने, कपील जी और आपने? मैं रीमा जी यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज ये ड्रामा किया गया, पुलिस के द्वारा ड्रामा आपके पार्टी के द्वारा किया गया, जिसको आंदोलन कर रहे हैं, हाईजैक कर लिया, लोगों को बंधक बना लिया, आपके नेता द्वारा ड्रामा रचा जा रहा था। नरेश बाबू, ये पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस ने तो पहले ही गेट में एंट्री के पहले मना किया था। ठीक है, वक्त की बात है राजगोपाल जी, वक्त की बात है। चलते चलते मैं सतीश जी आप ही से जानना चाहूंगी। ओके, ये जो सवाल खड़ा हुआ है, जिस तरह से रनवे को हाईजैक किया गया और जिस तरह का ड्रामा करना चाहिए, सतीश जी ओके, अंत में सतीश जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज इतनी बौखलाई हुई है और वो नियम कानून की जिस तरह बात कर रही है, जिनके हाथ इस तरह रक्त रंजित हैं, आपातकाल में पत्रकार होना ही अपराध था, संपादक होना ही अपराध था, किसी मंदिर का पुजारी होना ही अपराध था, ग्रंथी होना अपराध था। बिना बात के आपने जेलों में लोगों को डाला, किस तरीके से आपने यातना की, किसी का कोई महाधिवेशन कोई अपराध नहीं था। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप रंगे हुए हैं, कहने लगे। एक मिनट अब नहीं है, मैं विचारधारा ने गांधी की विचारधारा लो आ गए गोडसे पे। अब थोड़ा सा मुद्दा इतिहास में चला गया है, इतिहास पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं आज झंडा अंदर बैठा है गुंडा, भूल गए ओके कपीश जी, अब गांधी जी और गोडसे और पता नहीं चर्चा, मुझे राजगोपालन जी सॉरी, वक्त की बाधा है, मेरे पास समय की बाधा है, लेकिन चलिए राजगोपालन जी जल्दी से। नहीं, मुझे एक चीज चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर ने 20 लोगों के लिए सस्पेंड करना चाहिए। रनवे को सामने बैठ करके एयरपोर्ट को खतरा में डाल दिया है। कल सो आतंकवादी आकर के कुछ करेगा, ये लोग विमान का अपमान करने की चुकिया है। डॉक्टर नरेश, मुद्दा उठाना अगर चमचागिरी है तो पत्रकार को मुद्दा उठाएंगे ही ना सर। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर नरेश, अगर सवाल पूछना चमचागिरी है तो चमचागिरी करनी पड़ेगी फिर पत्रकारों को, उनका तो काम ही वही है ना सवाल उठाना। अब सवाल राजीव गांधी को भी चमचा किया है, सोनिया गांधी को भी चमचा किया है, राहुल गांधी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए बार बार मीडिया पर हमला करने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, और इसीलिए जब सवाल कुछ खड़े होते हैं कुछ अहम मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर, तो उसका जवाब तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मन की बात है, जन जन की संघर्ष।